मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विषय में अध्ययन करना चाहेंगे। वैसे उपनिवेशवाद की शुरुआत 1453 ईस्वी के बाद मानी जाती है, जब तुर्कों द्वारा कुश्तुनतिया के ऊपर अपना आधिपत्य या अधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके द्वारा स्थल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। उसके बाद यूरोपीय व्यापारिक राष्ट्रों द्वारा समुद्री मार्गों की खोज हेतु प्रयास शुरू किए, उसका परिणाम रहा 1498 ईस्वी में भारत की वास्को डी गामा द्वारा खोज की गई। अब उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद क्यों स्थापित किए जाते हैं? इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य है लाभ कमाना, अर्थात प्रॉफिट लेना। द्वितीय उद्देश्य है अपनी विचार या अपनी संस्कृति को दूसरे राष्ट्रों के ऊपर थोपना। तीसरा उद्देश्य है अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ावा देना या प्रदर्शित करना। अतः इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की स्थापना की जाती है। अब हम भारत की बात करें कि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद क्या है, तो उपनिवेशवाद को हम समझते हैं, उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा एक निर्बल एवं कमजोर राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में अपनी कॉलोनी स्थापित करना और इसे अपना अच्छा कार्य बताना, अर्थात दूसरे राज्य में अपनी पूंजी निवेश करना, ही उपनिवेशवाद की श्रेणी में आता है। इस उपनिवेशवाद के अंतर्गत आधिपत्य राष्ट्र के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही नियंत्रण होता है। इसके बाद हम साम्राज्यवाद की बात करें। साम्राज्यवाद के अंतर्गत एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा एक निर्बल एवं कमजोर राष्ट्र के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर स्वयं के द्वारा शासन का संचालन करना ही साम्राज्यवाद की श्रेणी में आता है। तो यहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्र के द्वारा आधिपत्य राष्ट्र के ऊपर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कायम करके अपने जो उद्देश्य हैं, लाभ कमाना, अपनी संस्कृति एवं अपने विचारों का प्रचार करना, साथ ही राष्ट्र की शक्ति को बढ़ावा देना, इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब हम भारत की बात करें कि भारत में उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की स्थापना कब और कैसे हुई। तो भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 से 1858 तक रही। जैसे ही 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्लासी युद्ध में बंगाल विजय के उपरांत भारत पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को युद्ध में हरा करके संपूर्ण भारत के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित किया, तो भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई। इस को हम 2 भागों में बांटते हैं। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद जो 1757 से 1813 तक रहा। इस दौरान संपूर्ण भारत के ऊपर व्यापार का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और भारत में अन्य कोई भी कंपनी
या कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बगैर व्यापार नहीं कर सकता था। तो भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्थिक रूप से शोषण किया या भारत की लूट पाट करना शुरू किया। इसके बाद उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण आता है औद्योगिक मुक्त व्यापार, अर्थात 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के लाइसेंस को ब्रिटिश महारानी के द्वारा निरस्त कर दिया गया और अब संपूर्ण भारत में व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, अर्थात कोई भी इंग्लैंड का नागरिक भारत से व्यापार कर सकता था। इस दौर में भारत का जो शोषण की जो प्रक्रिया थी वो और तीव्र गति से शुरू हुई और अब भारत का शोषण पूर्वोत्तर की बजाय और अधिक होने लगा। भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, अर्थात पुनः संशोधन करते हुए 1833 ईस्वी में उद्योगपतियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे भारत की कृषिपूर्ण अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। भारतीय जो हस्तकला उद्योग था पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। भारत को कच्चे माल का एक उत्पादक राष्ट्र बना दिया, जिसके कच्चे माल को सस्ती दर पे खरीद करके इंग्लैंड से मशीनीकरण के माध्यम से पका करके पुनः भारत में ऊंचे दाम पर बेचा गया, जिससे कि भारत का दोहरा शोषण किया गया। इसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को और अधिक बढ़ावा मिलता चला गया, जबकि भारत का आर्थिक रूप से पूर्णतः पतन होता चला गया। इस दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप या लूटपाट के परिणामस्वरूप जो अमानवीय व्यवहार किए जा रहे थे उसके परिणामस्वरूप जनमानस में आक्रोश का भाव पैदा होता जा रहा था, जिसके तहत 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति का जन्म हुआ, जिसका नेतृत्व मंगल सिंह पांडे ने किया। अर्थात भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः खत्म हो गया। अब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना गया। ब्रिटेन की महारानी अब भारत की भी महारानी मानी जाने लगी और इस उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के दौरान जो भारत में विशेषतः जो प्रक्रिया अपनाई गई उसका एक बार पुनः मैं वर्णन करना चाहूँगा, जो इस प्रकार से है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण के इस दौर में भारत पर 1857 से 1813 ईस्वी तक विदेशी कंपनियों के द्वारा व्यापारिक किया, लेकिन देशी राजाओं को कुछ टैक्स भी अदा किया। तो द्वितीय चरण 1813 से 1857 तक रहा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टैक्स मुक्त व्यापार किया और ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय कृषि पर आधारित जो हस्तकरघा उद्योग थे उनको पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। इसके बाद जो साम्राज्यवाद का दौर चला, जो 1858 से 1947 तक रहा, इसमें भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें भारत के शोषण की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, अर्थात भारत का और अधिक शोषण करने के उद्देश्य से औपनिवेशिक विकास को, अर्थात औपनिवेशिक विकास को बढ़ावा भी देना पड़ा। भारत के औपनिवेशिक विकास की आधारशिला महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा से ही मानी जाती है,
क्योंकि अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन चुका था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो चुका था। इसके लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक कच्चे सामान की पहुंच तक उन्हें कुछ सुधार या कुछ परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसी का परिणाम था कि भारत में सड़क एवं पुलों का निर्माण करना पड़ा, रेलवे लाइनों का जाल बिछाना पड़ा, स्कूल, कॉलेज एवं सरकारी अदालतों की स्थापना करनी पड़ी, तो हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। साथ ही साथ कुछ भारतीय उद्योगपतियों को भी अपनी पूंजी निवेश की अनुमति उन्होंने प्रदान की। तो भारतीय मजदूर की वेतन विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी, उन्हें ख़त्म करने का भी प्रयास किया। तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी या संवैधानिक प्रक्रिया के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए और प्रशासन एवं संवैधानिक प्रक्रिया के निर्माण में भारतीयों को भाग लेने का अवसर भी दिया तथा भारत में स्थापित उन प्राचीन रूढ़िवादी विचारधाराओं का भी अंत किया जो भारत के लिए अभिशाप बनी हुई थी। जैसे 1829 ईस्वी में सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया। एक महिलाओं के प्रति अमानवीय एक प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद के दौर में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ सुधार भी करने पड़े। इसलिए हम कह सकते हैं कि शोषण का वास्तविक आधार उपनिवेशवाद, जिसे पूंजी निवेश भी कहते हैं, जिसे हम पूंजी निवेश भी कह सकते हैं, अर्थात जिसमें केवल शोषण या लाभ कमाने की भावना ही निहित होती है। तो साथ हम जब साम्राज्यवाद की बात करते हैं, शोषण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विकास को बढ़ावा देना एक मजबूरी बन जाती है। अतः हम उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद को हम पृथक करते हुए समझ सकते हैं कि भारत का औपनिवेशिक काल में पूर्णतः शोषण किया गया, परंतु विकास के पदचिन्हों की कोई भी स्थापना नहीं की गई। तो साम्राज्यवाद के युग में भारत के शोषण को बढ़ावा दिया गया, परंतु भारत के विकास की आधारशिला भी रखी गई। धन्यवाद।